आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं मॉडल सेट नंबर 35 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 34 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 35। मॉडल सेट नंबर 35 के अंदर बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। आप सरकारी या प्राइवेट किसी की भी तैयारी कर रहे हो नौकरी की, तो उनमें ये प्रश्न रिपीट होंगे या आएंगे। मैं आपको मॉडल सेटों द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या आएंगे, सब करवा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। और शेयर इसलिए कीजिए ताकि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी या प्राइवेट नौकरी की, तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करता हूँ हमारा मॉडल सेट नंबर 35। पहला प्रश्न देखिए, हमारा मॉडल सेट नंबर 35 का पहला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी होती है भाई। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी होती है। ये बताना है ये बीमारी कहाँ पर होती है और क्यों होती है, ये बताना भाई। ये देखो, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी होती है। ये भाई गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, जो गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे, यानी मेल के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 के जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं। इन 23 के पेयरों में से एक जोड़ा तो होता है भाई सेक्स क्रोमोजोम्स का। सेक्स क्रोमोजोम मतलब एक जोड़ा ये सेक्स क्रोमोजोम का ये डिसाइड करता है बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिसाइड करता है। और बाकी 22 क्रोमोजोम होते हैं, वे डिसाइड करते हैं आपका रंग, रूप, साइज, सब कुछ, हेयर कलर, जितना भी आपके बॉडी पार्ट होते हैं उनको डिसाइड करते हैं हमारे 22 क्रोमोजोम्स। और एक होता है सेक्स क्रोमोजोम्स जो हमारे मेल और फीमेल को डिसाइड करते हैं भाई। टोटल मिला के 23 के तो पेयर यानी जोड़े होते हैं और 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। इन क्रोमोजोम्स की संख्या या तो ज़्यादा हो जाती है 46 से, या 46 से कम हो जाती है, उसे हम डाउन सिंड्रोम बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम बीमारी कहते हैं, आनुवंशिक विकार। तो अगला प्रश्न देखिए भाई, गोल क्रीम निमेटोड से होने वाला रोग। गोल क्रीम निमेटोड से होने वाला रोग बताना भाई क्या होता है। क्या होता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया एक प्रकार का रोग होता है जो गोल क्रीम या निमेटोड से होता है। निमेटोड से होता है भाई। कहाँ होता है? फाइलेरिया। अगला है ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है। ये भाई ब्राइट्स रोग है। रोग मतलब ये एक प्रकार की बीमारी है ब्राइट्स। ये बताना है ये किस अंग को प्रभावित करता है। मानव शरीर में यानी मानव में, मनुष्य में ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है, किस पार्ट को? तो भाई गुर्दे को। जो हमारे गुर्दे होते हैं उनको ये प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। कौन प्रभावित करता है? ब्राइट्स रोग। अगला प्रश्न देखिए, पेयजल को शुद्ध करने वाले 2 रासायनिक पदार्थ। पेयजल क्या होता है? ये देखो, ये जो केमिस्ट्री के अंदर होते हैं ना, नाम ऐसे दे देते हैं जिसे पढ़ते वक्त ही हम ऐसे सोचते हैं क्या बताइए क्या है, परंतु जो पेयजल होता है यानी पीने योग्य वाटर, यार पीने योग्य पानी होता है पेयजल। पेय का मतलब पीने योग्य पानी। आप यहीं पे भी चल जाते हो। अगला देखिए, मतलब समझाऊंगा। ये जो पेयजल होता है ये बताना है शुद्ध करने के लिए, जिसके अंदर पानी के अंदर कोई भी अशुद्धता है
बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उसे शुद्ध करने के लिए तो दो रासायनिक बताने भाई। कौन से होते हैं? पोटासियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। पोटासियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, ये दो भाई ऐसे पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो पीने का पानी, जो अशुद्ध पानी होता है, उसमें हम ये डाल देंगे ना, दोनों पदार्थ, कौन सा ही डाल दो, या ये डाल दो या ये डाल दो, डालेंगे तो वो पानी भाई शुद्ध हो जाएगा। जो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी अशुद्धता है, वो भाई खत्म कर देंगे ये पोटासियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर। याद ध्यान रखना। हवा से हल्की गैस, हवा से हल्की गैस बतानी भाई। हवा से हल्की गैस होती है हमारी हाइड्रोजन भाई। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होती है वो भाई हवा से हल्की होती है। ये भाई एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पहला ही एलिमेंट है। एस ब्लॉक का पहले ग्रुप का पहला ही एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हवा से भी हल्की गैस है भाई। हाइड्रोजन एक प्रकार की गैस है जो हवा से भी हल्की, यानी O2 से, ऑक्सीजन यानी हवा। हवा का मतलब इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन भी है और नियोन भी है, आर्गन भी, जितने भी गैस होती हैं भाई वातावरण में, सब कुछ मिक्स को कहते हैं हम हवा, यानी एयर। एयर से भी हल्की है। अगला प्रश्न देखिए भाई। हवा से भारी गैस, जो हवा होती है, एयर होती है, एयर से भारी गैस बतानी, यानी हैवी। हैवी गैस बतानी भाई। हवा से भी भारी गैस कौन सी है, उसका नाम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भी भारी गैस, यानी वजनदार है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है भाई, ये बताना है। जो थर्मोस्टेट है उसका प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट भाई एक प्रकार का यंत्र है जो भाई तापमान को सामान्य बनाने में मदद करता है। यानी हमने कोई तापमान, कोई कमरे का तापमान, फ्रिज का तापमान ये करना है, इसका तापमान कम करना है, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, तो हम थर्मोस्टेट का प्रयोग करके 15 डिग्री सेल्सियस पे ही रखेंगे। ना इससे कम होगा टेम्परेचर, ना इससे ज़्यादा होगा टेम्परेचर। तो ये जो भी हम टेम्परेचर को सेट करेंगे, ये उस टेम्परेचर को ना बढ़ने देगा ना घटने देगा। तो देखो, तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का यही कार्य होता है। जो तापमान हम सेट करेंगे कहीं पर भी, फ्रिज में, कमरे में, तो उसका ये तापमान ना बढ़ने देता ना घटने देता है, उसे थर्मोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट। द्रव सवरण के रूप में जाना जाता है, यानी ये बताना भाई। दो द्रव सवरण के रूप में जाना जाता है, यानी द्रव क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड, लिक्विड रूप में सोने की तरह जाना जाता है। जो लिक्विड होता है उस रूप में पाया जाता है, और जो सोने की तरह माना जाता है क्या होता है? वो पेट्रोलियम। पेट्रोल, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम में से तो घने पदार्थ निकलते हैं, तो पेट्रोल, सिर्फ ओनली पेट्रोल। पेट्रोल बाई द्रव सवरण के रूप में जाना जाता है, पेट्रोल। ये आप ध्यान रखना, पेट्रोल को द्रव सवरण के रूप में जाना जाता है हमारे पेट्रोल को भाई। पेट्रोल सबसे महंगा हो चुका अब तो। अगला प्रश्न देखिए भाई। सफेद सवरण को सफेद सवरण कहा जाता है, यानी वाइट, वाइट गोल्ड। सवरण यानी सोना ही होता भाई। ये बताना है वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है। वाइट गोल्ड प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लेटिनम को। प्लेटिनम भाई देखो, अब जो प्लेटिनम है वो भाई डी ब्लॉक से संबंधित है, हमारे डी ब्लॉक से संबंधित है। डी ब्लॉक से संबंधित है प्लेटिनम। और भाई 10वें ग्रुप का, 10वें
ग्रुप का तीसरा एलिमेंट है प्लेटिनम। 10वें ग्रुप का तीसरा एलिमेंट है, डी ब्लॉक से संबंधित है और ये भाई मेटल है। जो प्लेटिनम है भाई मेटल है, एक पदार्थ है, यानी ये एक प्रकार का पदार्थ है, यानी मेटल, लोहे की तरह है भाई, ये मेटल है, ये नॉन मेटल नहीं है, मेटल है। इसके अंदर करंट भी जाएगा, इसकी थिन शीट भी बनेगी, मतलब करंट भी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होगी, इसकी थिन शीट भी बना सकते हैं हम, और इसकी वायर भी बना सकते हैं हम। और इसके अंदर मतलब जितने भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ प्रॉपर्टी इस पे लागू होती है, क्योंकि ये मेटल है। डी ब्लॉक के अंदर जितने भी मेटल है वे सब मतलब उसकी प्रॉपर्टी रखते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी रखते हैं, ये आप ध्यान रखना। मैलेबिलिटी भी, क्योंकि इन्हें थिन शीट में बना सकते हैं हम, चादर के रूप में। ये 10वें ग्रुप का तीसरा एलिमेंट है, 10वें ग्रुप का तीसरा एलिमेंट है भाई, ये ध्यान रखना, 10वें ग्रुप का तीसरा एलिमेंट है, 10वें ग्रुप का तीसरा एलिमेंट है और मेटल है ये। आप इसे स्वर्ण वाइट स्वर्ण कहा जाता, नहीं वाइट गोल्ड, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या हमारा, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी जो मछली का हृदय होता है उसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी ये बताना। जो हमारा हृदय, पहले ह्यूमन का देखो, ह्यूमन का हृदय भाई 4 पार्टों में डिवाइड होता है, ह्यूमन का हृदय 4 पार्टों में डिवाइड होता है। इसे देखो मैं बना के दिखाता हूँ हमारा हृदय, एक मिनट हटो भाई, ड्राइंग थोड़ी ही मेरी थोड़ी उसी है, यह ऐसे बनाता है, यानी ये तो आउटर है, और ये इसके साइड में एक ऐसे ही परली साइड भी है, इनर, यानी ये 4 भागों में बटा होता है। और जो मछली का होता है ये 2 भागों में बटा होता है, यानी ऐसे, यानी ये पीछे हिस्सा ना ये एक ही है, पूरा ये एक ही, यहाँ पर भी एक ही। तो भाई मछली के प्रकोष्ठ मतलब हृदय में दो ही प्रकार के प्रकोष्ठ होते हैं, यानी दो मतलब 2 में ही बटा होता है, डिवाइड होता है हृदय, यह ध्यान रखना। अगला भाई, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। जो भाई गोताखोर यानी जो सी ड्राइवर्स होते हैं, यानी जो समुद्र में पानी की सतह नीचे जाते हैं, पानी की सतह में नीचे जाते हैं, तो भाई वो एक प्रकार की गैस का प्रयोग करते हैं जिससे वो पानी के अंदर सांस लेते हैं। तो ये बताना भाई वो गैस होती है वो किस का मिश्रण होती है, वो भाई ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होती है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होती है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होती है। क्यों होती है भाई, ऑक्सीजन तो आपको पता है सांस लेने में सहायक होती है, हीलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है, ताकि हमारे वर्ल्ड में हीलियम भाई एक तो इसका साइज छोटा है, दूसरा भाई हल्की गैस है ये, इसलिए भाई जो हमारी जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल होती है हमारे शरीर के अंदर, उनके अंदर खून ना जिमे और ऑक्सीजन अच्छी तरह से पास हो सके, तो हीलियम गैस को मिलाया जाता है, भाई ऑक्सीजन और हीलियम। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो भाई 1971 में 1971 के अंदर ये लागू की गई थी। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक, यानी जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसके मुख्य प्रगट वो बताने भाई, घटक प्रकार क्या क्या होते हैं, पोर्टलैंड के मुख्य घटक बताने भाई। एक तो चूना होता है भाई, एक होता है सिलिका, एक होता है एल्यूमिनियम। चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम, ये 3 ऐसे प्रकार होते हैं भाई जो पोर्टलैंड सीमेंट के
प्रमुख घटक होते हैं यानी पार्ट होते हैं। चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम, ये 3 प्रकार के पार्ट होते हैं यानी घटक होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के। कार्य का मात्रक होता नहीं वरक। वरक, जो वरक होता है ये बताना भाई, जो वरक होता है उसका मात्रक यानी उसकी यूनिट, वरक को हम किसके अंदर मापते हैं, जो वरक होता है उसे मापने की यूनिट बतानी है भाई जूल। जूल भाई कार्य को मापने की यूनिट होती है जूल, यह आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, एक असौ शक्ति बराबर होती है यानी 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होती है भाई ये बताना है। ये होती है भाई 746 वाट के बराबर होती है 1 हॉर्स पावर या असौ शक्ति। 1 असौ शक्ति 746 वोट के बराबर होती है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न देखो, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है यानी जो माइक्रोन होता है 1 माइक्रोन वो किसके बराबर होता है, उसकी वो बतानी भाई पावर कितनी होती है माइक्रोन की, बराबर कितने का होता है। यानी एक तो माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन, तो माइक्रोन 1 माइक्रोन इक्वल टू बताना भाई कितने के बराबर होता है। ये होता है भाई 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन, ये आप ध्यान रखना। अगला है 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है भाई 10 की पावर माइनस 12 ग्राम, 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम, 10 की पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम, ये आप ध्यान रखना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई, ताकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करें, मेरा भी हौसला बढ़े भाई। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मैट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई। भारत में ये बताना जो मैट्रिक प्रणाली है भाई वो कब प्रारंभ की गई थी। वो प्रारंभ की गई थी भाई 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1957 में प्रारंभ की गई थी यानी लागू की गई थी। लागू कब की गई थी भाई 1 अप्रैल 1957 में मैट्रिक प्रणाली लागू की गई थी भारत में। अगला, गैस का दाब मापा जाता है यानी गैस, जो गैस होती है हमें एक, आपको पता है आपके घरों में जो सिलेंडर आता है, गैस का सिलेंडर आता है, वो दाब से, उसके अंदर दाब लगाने से ही जो गैस है वो उसके अंदर डाली जाती है। तो ये बताना है उस दाब को किस में मापा जाता है, जो गैस का दाब होता है वो किस में मापा जाता है, वो मापा जाता है भाई मैनोमीटर। मैनोमीटर से जो गैस का दाब है वो मापा जाता है। ये पता लगाया जाता है भाई गैस कितने दाब, कितना प्रेशर यानी दाब लगा रही है मैनोमीटर से। अगला देखिए, अगले 2 प्रश्न रह गए भाई इसी वीडियो के। अगला प्रश्न क्या है, टैकियोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। जो टैकियोमीटर है ये बताना भाई एक प्रकार का यंत्र है, ये बताना है जो टैकियोमीटर है उससे क्या मापा जाता है। टैकियोमीटर से वायुयान और मोटर की गति, जो वायुयान होते हैं यानी हवाई जहाज होते हैं, मोटर की गति यानी मोटर क्या होता है भाई व्हीकल, जो मोटर से चलते हैं, मोटर से चलने वाले व्हीकल, उनकी गति को मापा जाता है भाई किसके द्वारा मापा जाता है, टैकियोमीटर से। आपको पता है जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं उन पर भाई टैकियोमीटर लगाए जाते हैं, जो भाई कई बार नहीं कह देते यहाँ पर भाई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो भाई कोई भी इससे ज़्यादा स्पीड करेगा ना, उन सड़कों पर यानी उन जो रोड होते हैं उन पर टैकियोमीटर लगाए जाते हैं। इनसे ज़्यादा गति होगी ना किस व्हीकल की, तो उन पर भाई टैक्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, टैक्स।
तो उन जो व्हीकल होते हैं उनकी गति को मापने के लिए भाई टैक्योमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, वायुयान और मोटरों की गति मापने के लिए। मोटरों यानी व्हीकल होते हैं भाई ये। अगला देखिए, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र, यानी ये हमें कैसे पता चलेगा भाई कोई भी प्लांट कितनी वृद्धि से ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ नापने का एक यंत्र है भाई, यंत्र है जो पौधों की वृद्धि को मापता है, कितनी वृद्धि हुई है कितनी वर्ष में। और ये भाई क्या नाम है, क्रेस्कोग्राफी। क्रेस्कोग्राफी क्रेस्कोग्राफ ग्राफ नहीं, ग्राफी नहीं, ग्राफ। क्रेस्कोग्राफ एक प्रकार का यंत्र होता है भाई जो पौधों की वृद्धि मापने में मदद करता है, पौधों की वृद्धि मापने में मदद करता है भाई। तो भाई ये हमारी वीडियो नंबर क्या थी, ये हमारी वीडियो नंबर 35 थी भाई, मॉडल सेट नंबर। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि जो भी बच्चा किसी न किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जो भी मैं आपको नोटिफिकेशन इस चैनल पे डालूँ तो आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग।